नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मां भारती को समर्पित जीवन। दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेताओं में शीर्ष पर कायम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी 17 सितंबर को अपने जीवन के 70 वर्ष पूरे कर रहे हैं। गुजरात के छोटे से शहर बड़नगर से शुरू हुआ उनका जीवन सचमुच मां भारती को समर्पित है। दुनिया के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में नरेंद्र मोदी को छोड़कर शायद ही कोई ऐसा नेता है जिसके बारे में दुनिया की हर भाषा में कुछ न कुछ लिखा गया है। लोकप्रियता के शिखर पर पिछले 7 साल से लगातार कायम इस चमत्कारिक व्यक्तित्व के बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति सदियों में एकाध बार ही पैदा होता है। पेश है सर्वकालिक सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आजाद सिपाही की विशेष प्रस्तुति। 17 साल की उम्र में छोड़ा घर। अधिकांश किशोर 17 वर्ष की आयु में अपने भविष्य के बारे में और बचपन के इस आखिरी पड़ाव का आनंद लेने के बारे में सोचते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए यह अवस्था पूर्णतः अलग थी। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने एक असाधारण निर्णय लिया जिसने उनका जीवन बदल दिया। उन्होंने घर छोड़ने और देश भर में भ्रमण करने का निर्णय कर लिया। उनका परिवार नरेंद्र के इस निर्णय पर चकित था, लेकिन उन्होंने नरेंद्र के छोटे शहर के सीमित जीवन छोड़ने की इच्छा को अंततः स्वीकार कर लिया। जब घर त्यागने का वह दिन आ गया, उस दिन उनकी मां ने उनके लिए विशेष अवसरों पर बनाए जाने वाले मिष्ठान बनाए और उनके मस्तक पर परंपरागत तिलक किया। जिन स्थानों की उन्होंने यात्राएं की उसमें हिमालय, जहाँ वे गुरुदा चट्टी में ठहरे, पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण आश्रम और यहाँ तक कि पूर्वोत्तर भी शामिल है। इन यात्राओं ने इस नौजवान के ऊपर अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने भारत के विशाल भूभाग में यात्राएं की और देश के विभिन्न भागों की विभिन्न संस्कृतियों को अनुभव किया। यह उनके लिए आध्यात्मिक जागृति का भी एक समय था, जिसने नरेंद्र मोदी को उस व्यक्ति से अधिक गहराई से जुड़ने का अवसर दिया जिसके वे सदैव से प्रशंसक रहे हैं, स्वामी विवेकानंद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव। नरेंद्र मोदी 2 वर्ष के बाद वापस लौट आए, लेकिन घर पर केवल 2 सप्ताह ही रुके। इस बार उनका लक्ष्य निर्धारित था और उद्देश्य स्पष्ट था। वह अहमदाबाद जा रहे थे। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ कार्य करने का मन बना चुके थे। 1925 में स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है जो भारत के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए कार्य करता है। आरएसएस से उनका पहला परिचय 8 वर्ष की बेहद कम आयु में हुआ, जब वह अपनी चाय की दुकान पर दिन भर काम करने के बाद आरएसएस के युवाओं की स्थानीय बैठक में भाग लिया करते थे। इन बैठकों में भाग लेने का प्रयोजन राजनीति से परे था। वे यहाँ अपने जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले लक्ष्मण राव इनामदार, जिनको वकील साहब के नाम से भी जाना जाता था, उनसे मिले थे। अहमदाबाद और उसके आगे की राह। अपनी इस पृष्ठभूमि के साथ लगभग 20 वर्षीय नरेंद्र गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद पहुंच गए। वह आरएसएस के नियमित सदस्य बन गए और उनके समर्पण और संगठन कौशल ने वकील साहब और अन्य लोगों को प्रभावित किया। 1972 में वह प्रचारक बन गए और पूरा समय आरएसएस को देने लगे। वह अन्य प्रचारकों के साथ अपना आवाज साझा करते थे और एक कठोर दैनिक दिनचर्या का पालन करते थे। दिन की शुरुआत प्रातःकाल 5 बजे होती थी, जो देर रात तक चलती थी। इस तरह के एक व्यस्त दिनचर्या के बीच नरेंद्र ने राजनीतिक विज्ञान में अपनी डिग्री पूर्ण की। उन्होंने शिक्षा और अध्ययन को सदैव महत्वपूर्ण माना। एक प्रचारक के तौर पर उन्हें गुजरात भर में घूमना पड़ता था। वर्ष 1972 और 1973 के मध्य में वे नादियाड के संत राम मंदिर में रुके, जो कि खेड़ा जिले का भाग है। 1973 में नरेंद्र मोदी को सिद्धपुर में एक विशाल सम्मेलन आयोजित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया, जहां वह संघ के शीर्ष नेताओं से मिले। नरेंद्र मोदी जब एक कार्यकर्ता के तौर पर अपने आप को स्थापित कर रहे थे, उस समय गुजरात सहित देश भर में बेहद अस्थिर माहौल था। जब वह अहमदाबाद पहुंचे, शहर सांप्रदायिक दंगों की भयानक विभीषिका से जूझ रहा था। देश के अन्य भागों में भी कांग्रेस पार्टी को 1967 के लोकसभा चुनाव में शिकस्त मिली थी। कांग्रेस पार्टी उस समय इंदिरा गांधी और अन्य असंतुष्ट गुट में बट गई थी। इस गुट के नेताओं में गुजरात के मोरारजी देसाई भी थे। गरीबी हटाओ के प्रचार की लहर पर सवार इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में लोकसभा की 518 में से 352 सीटें जीतकर बड़ी वापसी की थी। गुजरात राज्य के चुनाव में भी इंदिरा गांधी ने केंद्र की सफलता को दोहराया और 50% से अधिक मतों के साथ 1982 में से 140 सीटें प्राप्त की। हालांकि कांग्रेस और श्रीमती गांधी का यह उल्लासोन्माद जिस तेजी के साथ निर्मित हुआ था, उतनी ही तेजी के साथ फीका पड़ा। त्वरित सुधार और प्रगति का सपना गुजरात में कारगर साबित नहीं हुआ और यहाँ के आम आदमी के बीच कांग्रेस से मोहभंग निर्मित होने लगा।
इंदुलाल, जीवराज मेहता और बलवंत राय मेहता जैसे राजनीतिक दिग्गजों का संघर्ष और बलिदान लालच की राजनीति की भेंट चढ़ गया। 1960 की समाप्ति और 1970 की शुरुआत में कांग्रेस सरकारों ने भ्रष्टाचार और कुशासन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। गरीबी हटाओ का दिव्य नारा धीरे धीरे गरीब हटाओ में बदल गया। गरीब की हालत बदतर होती चली गई। गंभीर अकाल और भारी कीमत वृद्धि ने गुजरात को दुर्दशा की पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया। आवश्यक वस्तुओं के लिए अंतहीन कतारें एक सामान्य सा दृश्य बन गया था। आम आदमी के लिए कोई राहत नहीं थी। नव निर्माण आंदोलन, युवा शक्ति, जनता का असंतोष सार्वजनिक आक्रोश में बदल गया। जब दिसंबर 1973 में मोरबी इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ छात्रों ने उनके खाने के बिलों में बेतहाशा वृद्धि का विरोध किया, इस तरह का प्रदर्शन गुजरात के अन्य राज्यों में भी हुआ। इन प्रदर्शनों को व्यापक समर्थन मिलने लगा और सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, जिसे नव निर्माण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नरेंद्र मोदी ने एक व्यापक जन आंदोलन तैयार किया, जिसे समाज के सभी वर्गों का समर्थन हासिल हुआ। इस आंदोलन को उस समय और ताकत मिली जब एक सम्मानित सार्वजनिक हस्ती और भ्रष्टाचार के खिलाफ शंखनाद करने वाले जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। जब जयप्रकाश नारायण अहमदाबाद आए, तब नरेंद्र मोदी को उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अन्य अनुभवी नेताओं द्वारा आयोजित कई वार्ताओं ने नौजवान नरेंद्र पर एक मजबूत छाप छोड़ी। आखिरकार छात्र शक्ति की जीत हुई और कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तथापि यह हर्ष अधिक समय तक नहीं रहा। अधिनायकवाद के काले बादलों ने 25 जून 1975 की आधी रात को देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के ऊपर आपातकाल थोप दिया। आपातकाल के काले दिन श्रीमती गांधी को भय था कि न्यायालय द्वारा उनके चुनाव को निरस्त करने के बाद उन्हें अपना शीर्ष पद गंवाना पड़ सकता है। उन्हें लगा कि इन हालात में आपातकाल ही श्रेष्ठ विकल्प है। लोकतंत्र सलाखों के पहरे में चला गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली गई और विपक्ष के मुखर स्वर श्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर मोरारजी देसाई को गिरफ्तार कर लिया गया। नरेंद्र मोदी आपातकाल विरोधी आंदोलन के मूल में थे। वे उस तानाशाह अत्याचार का विरोध करने के लिए गठित की गई गुजरात लोक संघर्ष समिति का एक सदस्य थे। कालांतर में वे इस समिति के महासचिव बन गए, जिसके तौर पर उनकी प्राथमिक भूमिका राज्य भर में कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करने की थी। कांग्रेस विरोधी नेताओं और कार्यकर्ताओं के ऊपर की जा रही सख्त निगरानी के चलते यह बेहद मुश्किल काम था। आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए काम के बारे में कई कहानियां हैं। उनमें से एक यह है कि वह एक स्कूटर पर सवार होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को एक सुरक्षित घर में ले गए थे। इसी प्रकार एक बार यह बात सामने आई कि गिरफ्तार किए गए नेताओं में से एक गिरफ्तारी के समय अपने साथ कई महत्वपूर्ण कागजात ले जा रहे थे। वे कागजात किसी भी कीमत पर पुनः प्राप्त किए जाने थे। यह जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को सौंपी गई कि वे किसी भी तरह उन कागजात को पुलिस थाने में पुलिस की हिरासत में बैठे उस नेता से लेकर आए, और वह भी पुलिस बल के सामने। जब नानाजी देशमुख को गिरफ्तार कर लिया गया था, तब उनके पास एक पुस्तक थी जिसमें उनसे सहानुभूति रखने वालों के पते लिखे हुए थे। नरेंद्र मोदी ने उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रबंध कर दिया कि उनमें से किसी को भी आतताई सरकार के पुलिस बल गिरफ्तार नहीं कर पाए। नरेंद्र मोदी की अन्य जिम्मेदारियों में से एक गुजरात में आने और वहां से जाने वाले आपातकाल विरोधी कार्यकर्ताओं के लिए यात्रा की व्यवस्था बनाना भी था। कभी कभी अपने काम के चलते उन्हें कई तरह के भेष बदल कर जाना होता था, ताकि वे पहचाने ना जाए। एक दिन वे एक सिख सज्जन के रूप में होते थे, तो अगले दिन एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग आदमी के रूप में। आपातकाल के दिनों में नरेंद्र मोदी के सबसे मूल्यवान अनुभवों में से एक यह था कि उस दौरान उन्हें विभिन्न दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ काम करने का अवसर मिला। नरेंद्र मोदी ने जून 2013 में अपने ब्लॉग पर लिखा है, मुझ जैसे युवाओं को आपातकाल ने एक ही लक्ष्य के लिए लड़ रहे अनेक नेताओं और संगठनों के एक व्यापक एवं आश्चर्यजनक समूह के साथ काम करने का एक अद्भुत अवसर दिया। इसने हमें उन संस्थाओं से परे काम करने में सक्षम बनाया जिनसे हम प्रारंभ से जुड़े थे। हमारे परिवार के दिग्गजों जैसे अटल जी, आडवाणी जी, स्वर्गीय दंतोपंत ठेंगड़ी, स्वर्गीय नानाजी देशमुख से लेकर जॉर्ज फर्नांडिस जैसे समाजवादियों तथा रविंद्र वर्मा जैसे कांग्रेसियों तक, जो मोरारजी भाई देसाई के साथ मिलकर काम कर रहे थे और आपात स्थिति से दुखी थे, विभिन्न विचारधाराओं से जुड़े नेताओं ने हमें प्रेरित किया। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने गुजरात विद्यापीठ के पूर्व उपकुलपति धीरूभाई देसाई, मानवतावादी सिटी दारू और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्रियों
बाबू भाई जश भाई पटेल और चिन्मय पटेल तथा प्रमुख मुस्लिम नेता स्वर्गीय हबीब उर रहमान जैसे लोगों से बहुत कुछ सीखा है। इस बारे में कांग्रेस की निरंकुशता का विरोध करने वाले और यहाँ तक कि पार्टी छोड़ने वाले स्वर्गीय मोरारजी भाई देसाई का संघर्ष और दृढ़ संकल्प मन में आता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे विभिन्न विचारों और विचारधाराओं का एक जीवंत संगम एक बड़े और नेक उद्देश्य के लिए आकार ले चुका था। हम सब अपने साझा उद्देश्य यानी देश के लोकतांत्रिक लोकाचार को बनाए रखने के लिए जाति, धर्म, समुदाय या धर्म के मतभेदों से ऊपर उठकर एक साथ काम कर रहे थे। हमने दिसंबर 1975 में गांधीनगर में सभी विपक्षी सांसदों की एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए तैयारी की। इस बैठक में स्वर्गीय पुरुषोत्तम मावलंकर, उमाशंकर जोशी, कृष्णकांत जैसे निर्दलीय सांसदों ने भी भाग लिया। राजनीति के दायरे से बाहर नरेंद्र मोदी को सामाजिक संगठनों और कई गांधीवादियों के साथ काम करने का अवसर मिला है। वे जॉर्ज फर्नांडिस और नानाजी देशमुख दोनों के साथ हुई बैठक को अक्सर याद करते हैं। उन स्याह दिनों के दौरान वह अपने अनुभवों के बारे में लिखते रहते थे, जिसे बाद में आपातकाल में गुजरात नाम की एक पुस्तक के रूप में छापा भी गया। आपातकाल से परे नवनिर्माण आंदोलन की ही तरह आपातकाल की समाप्ति लोगों की जीत के रूप में हुई। 1977 के संसदीय चुनाव में इंदिरा गांधी बुरी तरह पराजित हुई। जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया और नई जनता पार्टी की सरकार में अटल जी और आडवाणी जी जैसे जनसंघ नेताओं को महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री बनाया गया। लगभग उसी समय नरेंद्र मोदी को पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान उनकी सक्रियता और अच्छे संगठनात्मक कार्य की सराहना के तौर पर संभाग प्रचारक बनाया गया था। उन्हें दक्षिण और मध्य गुजरात का प्रभार दिया गया था। उसी समय उन्हें दिल्ली बुलाया गया और आपातकालीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुभवों को आधिकारिक तौर पर प्रस्तुत करने का दायित्व दिया गया। इस जिम्मेदारी का अर्थ काम का अधिक बोझ तथा क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों कर्तव्यों के मध्य संतुलन स्थापित करना था, जिसे नरेंद्र मोदी ने आसानी और दक्षता के साथ निभाया। गुजरात में उनकी यात्राएं जारी रही तथा 1980 के दशक के प्रारंभ में काफी बढ़ गई। इस दौरान उन्हें राज्य के हर तालुके तथा लगभग हर गांव का दौरा करने का अवसर मिला। यह अनुभव एक आयोजक तथा एक मुख्यमंत्री दोनों के रूप में उनके लिए बहुत काम आया। इस दौरान वे लोगों की समस्याओं से सीधे रूबरू हुए तथा उन्हें हल करने के लिए कठिन काम करने के उनके संकल्प में वृद्धि हुई। सूखा, बाढ़ या दंगों के दौरान वे अनेक बार राहत कार्यों का नेतृत्व भी करते थे। नरेंद्र मोदी खुशी से अपने काम में डूबे थे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नवगठित भाजपा में उनके वरिष्ठ उन्हें और अधिक जिम्मेदारी सौंपना चाहते थे और इस प्रकार 1987 में एक और अध्याय नरेंद्र मोदी के जीवन में शुरू हुआ। उसके बाद से वे जितना समय सड़कों पर काम करते थे, उतना ही समय वे पार्टी की रणनीतियां तैयार करने में व्यतीत करते थे। उन्हें पार्टी के नेताओं के साथ काम करना होता था, वह कार्यकर्ताओं के साथ बैठना होता था। राष्ट्र की सेवा के लिए अपना घर छोड़ देने वाला वह बड़नगर का बालक एक और लंबी छलांग लगाने ही वाला था। हालांकि उसके अपने लिए या अपने देशवासियों और महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए चल रही अपनी यात्रा की निरंतरता में महज एक छोटा सा मोड़ था। कैलाश मानसरोवर की एक यात्रा के बाद नरेंद्र मोदी ने गुजरात भाजपा में महासचिव के रूप में काम करना प्रारंभ कर दिया। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की 7 उपलब्धियां। नरेंद्र मोदी 2014 में अच्छे दिन के वादे के जरिए सत्ता में आए और 2020 में आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया। मोदी को एक मजबूत और लोकप्रिय नेता माना जाता है। उनकी ऐसी छवि बनी है कि वह कड़े फैसले लेने में हिचकते नहीं हैं और नई लीक बनाने की भी कोशिश करते हैं। नरेंद्र मोदी इस बात से भी बेफिक्र रहते हैं कि जिस राह पर चलने का फैसला किया है वह कहां जाएगी और क्या नतीजे मिलेंगे। कश्मीर में अलगाववाद और विद्रोह का चारा मुहैया कराने वाले अनुच्छेद 370 का खात्मा सरकार ने ऐसे ही किया, तो आतंकवाद पर भी नकेल कसने का काम सरकार ने किया। जन कल्याण की दिशा में उठाए गए कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने जन कल्याण की दिशा में कई बेहतर कदम उठाए हैं। मोदी सरकार ने 28 अगस्त 2014 को देश की जनता को बैंकिंग से जोड़ने के लिए जन धन योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत 31 करोड़ लोगों के खाते खोले गए। देश में बैंकों ने कैंप लगाकर वंचित लोगों के खाते खोलकर उन्हें बैंकिंग सुविधा से जोड़ने का काम किया था। देश के गरीब भी गैस चूल्हे पर खाना बना सके, इस मकसद से मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना का आगाज किया था। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को मुफ्त में रसोई गैस दी गई। मोदी सरकार ने हर घर को पक्की छत उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय 2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा, जिसे 2022 में पूरा किया जाना है।
मोदी सरकार की इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में पक्के मकान के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक मदद दी जा रही है। ऐसे ही मोदी सरकार ने हर घर को बिजली पहुंचाने के लिए 2017 में सौभाग्य योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। देश के हर व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में हो सकता है। भारतीय सेना का पराक्रम दुनिया ने देखा। नरेंद्र मोदी सरकार में भारतीय सेना ने जबरदस्त पराक्रम और प्रदर्शन कर ये दिखा दिया कि भारत की रक्षा शक्ति दुनिया के किसी विकसित देश से कम नहीं है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी संदेश दिया कि कड़े फैसले लेने में हम भी पीछे नहीं हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए ये बता दिया कि भारत पारंपरिक लड़ाई के साथ साथ मॉडर्न लड़ाई में दुनिया की पेशेवर सेनाओं में से एक है। उरी आतंकी हमले के बाद 28 सितंबर 2016 को दुनिया का आधा हिस्सा सो रहा था और भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। भारतीय कमांडो ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के लॉन्च पैड पर हमला कर उन्हें तबाह कर दिया था। इसके बाद पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया था। एक देश एक टैक्स से लेकर सवर्णों का आरक्षण तक। भारत में नया गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी और सवर्ण आरक्षण का मामला लंबे समय से अटका हुआ था। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के 3 साल बाद संसद से जीएसटी को पास कराया और यह देश में 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया। देश में कर सुविधा की दिशा में यह सबसे बड़ा कदम था। जीएसटी लागू करने का मकसद एक देश एक कर प्रणाली है। जीएसटी लागू होने के बाद उत्पाद की कीमत हर राज्य में एक ही हो गई है और राज्यों को उनके हिस्से का टैक्स केंद्र सरकार देती है। सवर्ण आरक्षण की मांग देश में लंबे समय से हो रही थी, लेकिन किसी भी सरकार ने हाथ नहीं डाला। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के आखिरी समय 2019 के जनवरी में सवर्ण समुदाय को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने का फैसला किया। इससे सवर्ण आरक्षण विधेयक को दोनों सदनों से पास कराकर कानूनी अमली जामा पहना दिया। इसके जरिए सवर्ण समुदाय के लोग सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी और आतंकवाद पर नकेल। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे ऐतिहासिक फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर किया, जो जनसंघ के जमाने से उसकी प्राथमिकता रहा है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने का कदम उठाने के साथ साथ राज्य को 2 हिस्सों में बांटने का काम भी इसी कार्यकाल में हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने का प्रस्ताव मंजूर किया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कश्मीर में एक देश एक विधान और एक निशान लागू हो गया। अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने के साथ साथ मोदी सरकार ने आतंकवाद निरोधी कानून को अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट में संशोधन कर और कड़ा किया। इसके तहत अब किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है, जो कि कई देशों में पहले से ही ऐसा किया जाता था। अल्पसंख्यकों से संबंधित फैसले। नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े कई अहम फैसले लिए हैं। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में मुसलमानों को हज यात्रा के लिए दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करने का फैसला 2018 में किया। सब्सिडी हटाने के निर्णय से केंद्र सरकार को 700 करोड़ रुपए की बचत हर साल होगी। ऐसे ही सरकार ने 45 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को बिना पुरुष अभिभावक के हज करने की इजाजत दी थी। मोदी सरकार ने दूसरी बार सत्ता में आते ही सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया। मोदी सरकार ने 3 तलाक पर पाबंदी के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया। 1 अगस्त 2019 से 3 तलाक देना कानूनी तौर पर जुर्म बना दिया गया। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को 10 जनवरी 2020 को अमली जामा पहनाया। इस कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और यहूदी को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। इस कानून में किए गए बदलाव को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें कई लोगों की जानें भी गई। मुस्लिम महिलाओं ने इस कानून के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन किया। इसके बावजूद सरकार ने अपने कदम नहीं खींचे। मोदी सरकार के आर्थिक फैसले। 7 साल के दौरान सबसे साहसिक आर्थिक कदम रहा 10 सरकारी बैंकों का बड़े बैंकों में विलय। इससे वर्कफोर्स का सही इस्तेमाल हुआ और खर्चों में भी कटौती हुई। लेकिन सरकार के इन तमाम कामों के असर पर वैश्विक आर्थिक संकट के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में आई परेशानी भारी पड़ी
मोदी सरकार के आम बजट से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि अर्थव्यवस्था में कोई क्रांतिकारी सुधार होने जा रहा है। मध्य वर्ग में सरकार की नीतियों को लेकर निराशा रही। मोदी सरकार के लिए आर्थिक चुनौतियां लगातार बड़ी हो रही है। कोरोना वायरस की पहली लहर में महामारी फैलाव को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था की हालत और बिगड़ी। ऐसे में सरकार ने आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाया। विश्व फलक पर बढ़ा भारत का सम्मान। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ हुए हैं और देश का सिर सम्मान से ऊंचा उठा और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में 50 से ज्यादा देशों का दौरा किया और दूसरे कार्यकाल में भी पीएम मोदी ने करीब 11 देशों का दौरा किया है। अमेरिका के साथ भारत ने अपने रिश्ते मजबूत किए हैं। सऊदी अरब से लेकर यूएई सहित तमाम इस्लामिक देशों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित भी किया है। दुनिया के इस्लामिक देशों के साथ भारत के संबंध पहले से काफी मजबूत हुए हैं। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।